हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल फिनोमेना की, सामाजिक घटनाओं की, और सामाजिक घटना की प्रकृति कैसी होती है, इसकी क्या विशेषता है, और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फिनोमेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझने की ज़रूरत। तो मैं आपको ये बता दूं सिंपली कि दुनिया में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक नेचुरल फिनोमेना और एक सोशल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना जो नेचर द्वारा घटित होती है, जैसे पहाड़, जैसे भूकंप, आप समझ लीजिए, जैसे नेचुरल जो भी घटना घटती है, बाढ़ आना, भूकंप आना, और क्या कह रहे कि पेड़ पौधे उगना, ये सारी चीज़ें। और सोशल फिनोमेना के लिए जिम्मेदार ह्यूमन बीइंग है, मानव है। अब दोनों में आप समझिए, नेचुरल फिनोमेना का साइंटिफिक स्टडी बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? थोड़ा इसको आप समझ लीजिए। पहले नेचुरल फिनोमेना में क्या होता है कि जैसे मान लिया कि न्यूटन ने स्टडी किया कि भाई सेब नेचुरली जो है नीचे गिरता है, तो सेब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरता है और सारे सेब नीचे की तरफ गिरता है। तो इसका स्टडी किया और पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है परीक्षा में फेल होने के कारण, आप समझ लीजिए ध्यान से, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आत्महत्या का परीक्षा में फेल होता है तो वो आत्महत्या नहीं करता, तो फिनोमेना चेंज हो गया। तो कितना जटिल है। एक व्यक्ति उसी घटना के लिए उसके साथ, एक व्यक्ति के साथ परीक्षा में एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन दूसरा फेल होता है तो आत्महत्या नहीं करता। ये देखिए फर्क। एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मारिए, उसका प्रभाव कुछ और होता है, और दूसरे व्यक्ति को एक थप्पड़ मारिए तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। यानी ह्यूमन बीइंग के साथ जो है प्रभाव अलग अलग होता है। आप चार स्टूडेंट को, और चारों को टीचर ने एक एक डंडा लगाया सपोज, तो चारों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह पिताजी ने चारों को एक एक थप्पड़ लगाया तो चारों बच्चों पे इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। जबकि हर एक सेब को अगर आप ऊपर से गिराएंगे तो नीचे की तरफ एक जैसे गिरेगा। या अगर आप अपनी एक किताब को जलाना चाह रहे हैं और दूसरी किताब को भी जलाना चाह रहे हैं, तीसरी को भी जलाना चाह रहे हैं, तो सबके जलने की प्रक्रिया एक ही है, सब में से धुआं वैसे ही निकलेगा। देखिए यह है नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब, एक मिट्टी को आप जैसे उसके साथ जो सलूक करे, जो व्यवहार करे, वही दूसरे के साथ करेंगे तो उसमें परिवर्तन एक जैसा होगा। अब आप सोडियम को क्लोरीन से मिलाएंगे, जितनी बार मिलाएंगे वो रिएक्शन वैसा ही देगा। इट इज नेचुरल फिनोमेना। लेकिन दो व्यक्ति को आप लड़ाइए, दो व्यक्ति को आप लड़ाइए तो दो हो सकता है नहीं लड़े, कितना भी आप लड़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगला दो व्यक्ति तुरंत लड़ जाता है। तो ये है ह्यूमन बीइंग में फर्क, आप समझिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। सोशल फिनोमेना पूरे तौर पे मानव पर निर्भर करता है, और मानव बड़ा जटिल है। आप ये समझिए कि दुनिया में हजारों पति पत्नी हैं, लाखों हैं, और सारे पति पत्नी के बिल्कुल अलग अलग रिलेशनशिप है, कोई दो दूसरे से नहीं मिलता। कितना जटिल संबंध होता है। दुनिया में लाखों करोड़ों दोस्त हैं, सारे दोस्तों के अलग अलग रिलेशनशिप है। जबकि दुनिया में जितने भी कागज हैं सबके कैरेक्टर एक ही हैं, जितने भी पत्थर हैं क्लासिफाई कर दीजिए, उनके कैरेक्टर एक ही है। जिस कागज को आप काटना चाहेंगे आप काट देंगे, वो कागज नहीं रोएगा। जिस कलम को तोड़ना चाहे तोड़ दे, हर कलम उसी लेवल पे टूटेगा। हर कलम को आप चाकू से काटे तो उसको उतना ही दर्द होगा, लेकिन इंसानों में क्या है, अलग अलग दर्द होगा। इंसान का रिलेशनशिप, इंसान का इंटरेक्शन, इंसान में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बिहेवियर में। इसीलिए सामाजिक घटनाओं की प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति से बिल्कुल अलग होती है। तो सामाजिक घटनाओं का मतलब आप समझ गए होंगे।
सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति या विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फिनोमेना। तो सबसे पहला पॉइंट सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। सार्वभौमिकता नहीं होती, रीति रिवाज, खाना पीना, उठना बैठना, इन सब में हर जगह मनुष्य तो एक ही हैं, बट उनके रहने सहने का अंदाज, उनकी आदत, उनके तौर तरीके, सब चीज़ बिल्कुल अलग है। किसी को गर्मी पसंद है, किसी को जाड़ा पसंद है, किसी को ठंडा पानी पसंद है, किसी को गर्म पानी पसंद है। और दूसरा पॉइंट है सामाजिक घटना की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना। सामाजिक घटना बहुत जटिल है, सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज में होती है, इसके कारण समाज गतिशील रहता है। तो ये जैसे भारत में परिवार का जो रूप है या भारत में विवाह है, नातेदारी है, वही चीज अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद गुणात्मक प्रकृति, क्वालिटेटिव नेचर। चूंकि सामाजिक घटना की प्रकृति जो है गुणात्मक होती है, उधर देखिए प्राकृतिक घटना जो गुणात्मक नहीं होती वो होती है क्वांटिटेटिव, और उसके गुण एक ही होते हैं। लेकिन यहाँ सामाजिक घटना की प्रकृति जो है गुण के आधार पर की जा सकती है, मात्रा के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी पति पत्नी, कितना पति पत्नी है इसका कोई माप नहीं है। अध्यापक और टीचर यानी प्रोफेसर और स्टूडेंट, कितना प्रोफेसर और स्टूडेंट है इसका क्या परसेंटेज है, निकालेंगे आप, मेजरमेंट हो सकता है। स्टूडेंट और टीचर, कितना परसेंट स्टूडेंट और टीचर है इसका कोई मेजरमेंट है। कितना प्रतिशत एक पति पति है, कितना प्रतिशत एक भाई भाई है, क्या आप नाप सकते हैं आप कितनी प्रतिशत बहन है या आप कितने प्रतिशत भाई हैं। तो कितना टफ है, लेकिन मापा जा सकता है कि मिट्टी में कैल्शियम कितना प्रतिशत है, इस कागज में कितना कार्बन है, तो उससे जटिलता कम हो जाती है। यहाँ तो जटिल है, माप ही नहीं है, कौन व्यक्ति किस समय कौन सा इंटरेक्शन करेगा आपको पता ही नहीं है। और सामाजिक घटना की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना, तो सामाजिक घटना की जटिलता है। वैषयिकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक घटना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वैषयिकता इसमें नहीं पाई जाती। वैषयिकता कहते हैं सबको एक जैसा दिखना, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। जैसे सपोज के कोई चीज लाल है, लाल कलम है मेरे पास, तो सबको लाल दिखेगी ना, लेकिन यहाँ पे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब 10 मान लीजिए कि गोरे हैं, तो गोरे तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में 10 के अलग अलग रूप हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, यानी इंटरेक्शन में सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है तो बड़ी कठिनाई होती है। यही तो आपको आगे जानना है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो किसी भी अध्ययन के लिए ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, ऑब्जेक्टिविटी ही तो प्राप्त करते हैं हम। तो वैषयिकता का मतलब है स्वीकृति, सब को मतलब साइंस के लिए ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी अगर नहीं हो पाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। और सोशल साइंस में यानी ह्यूमन बीइंग में ऑब्जेक्टिव नेचर ह्यूमन बीइंग का होता नहीं है। एक ही घटना के लिए, एक ही कारण के लिए 4 व्यक्ति में अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। अगर मान लीजिए सपोज कि चारों व्यक्ति को आप हरी मिर्च लाल मिर्च दे दीजिए खाने के लिए 5-5 पीस, तो चारों में अलग अलग परिणाम आएंगे। लेकिन चारों लाल मिर्च को जला दीजिए तो लाल मिर्च के परिणाम एक ही होंगे। ये है नेचुरल फिनोमेना, और वो है सोशल फिनोमेना। और प्रिजुडिस, पक्षपात। देखिए सामाजिक घटना में पक्षपात हो जाता है। जैसे मनुष्य जो है निर्जीव तो है नहीं, हम मान लीजिए पत्थर का स्टडी करें और मनुष्य का स्टडी करें तो मनुष्य में पक्षपात तो पाया जाता है।
मनुष्य कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछे कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है, तो वो क्या बताएगा? खराब है। तो वो अगर आप पूछे कि आपके एरिया में लिटरेसी कम क्यों है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मनुष्य जो है पक्षपात करता है, तो इससे भी स्टडी में दिक्कत आती है। जबकि नेचुरल फिनोमेना में पक्षपात नहीं होता। कलम थोड़ी कहता है कि मैं लाल नहीं हूँ, कलम अगर लाल है तो लाल दिखता है। कलम को आग में जलाने पे चिल्लाता है, 10 कलम आप ले आइए और 10 लाल रंग कर ले आइए और उन 10 कलम को आग में डाल दीजिए, उसमें कौन चिल्लाएगा, कौन आंसू बहाएगा? सबके साथ एक जैसा रिएक्शन होगा। लेकिन 10 आदमी को, अगर आप 10 आदमी के साथ कोई बिहेव कीजिए, 10 आदमी को कोई बात आप कहें कि पढ़ाई करो, 10 विद्यार्थी को, हम बोलते हैं क्लासरूम में सैकड़ों विद्यार्थियों को, 50 विद्यार्थी को बोलते हैं कि भाई तुम लोग तैयारी करो कंपटीशन की, क्विज की, तो कितने कितने लोग क्या करते हैं? तो उसमें 10 लोग तैयारी करेंगे, 10 बात नहीं मानेंगे। हाँ, बनना सब चाहेंगे IAS PCS, लेकिन पढ़ेंगे 5 ही। तो ये फर्क है, क्योंकि सोशल फिनोमेना है, तो इसमें प्रेजुडिस भी पाया जाता है। गतिशील प्रकृति, डायनेमिक नेचर होता है। देखिए, सोशल फिनोमेना का या ह्यूमन का एक डायनेमिक नेचर होता है, लेकिन उसमें क्या है कि नेचुरल फिनोमेना स्टैटिक है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वही रहेगा, लेकिन आदमी बदलता है, परिवर्तनशील है। और लैक ऑफ प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी का अभाव, तो उसमें क्या है, प्राकृतिक घटनाओं का भविष्यवाणी करना आसान है, जबकि आप किसी भी सामाजिक घटना के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतने दिनों के बाद वो आत्महत्या कर लेगा, जब वो फेल होगा तो कैसे आप जान ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति फेल होने पे आत्महत्या भी करेगा। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आमतौर पे बहुत अच्छे से रहता है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, और अचानक सुना कि अरे उसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि पता ही नहीं चला किसी को कि उसका हिडन रिलेशनशिप क्या था, किसके साथ और किस प्रेशर में था। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति के बारे में इतनी आसानी से, अब जैसे मैं, चूंकि आत्महत्या पे मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, आप हमें ये बताइए कि एक व्यक्ति के बारे में ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते? एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, क्लास में फेल हो गया वो, और तो हम ये कहेंगे कि अगला व्यक्ति हमारे क्लास से अगले साल फेल होगा तो आत्महत्या कर लेगा, ऐसा कोई भविष्यवाणी कर सकता है? क्योंकि हो सकता है अगला व्यक्ति इतना हिम्मत वाला हो कि वो 20 बार भी पूरी जीवन फेल होता रहे, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा, वो खतरनाक है। तो जरूरी नहीं कि आत्महत्या आप करेंगे। आत्महत्या तो सोशल जो फिनोमेना है उसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, नियंत्रित परीक्षण का अभाव होता है, लैक ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे नेचुरल फिनोमेना में कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंट पे, इसमें एक्सपेरिमेंट पे कंट्रोल नहीं हो। जैसे उसमें आप देखिए, उसमें आप रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें वो निर्जीव चीजों का अध्ययन है, तो वो तो आपके कंट्रोल में रहता है ना, उसको आग में डाल दीजिए, आग में रिएक्शन होगा। लेकिन क्या इंसानों पे आपका नियंत्रण चलेगा? आप परिवार का अध्ययन करने जाएंगे, विवाह का, नातेदारी का, तो वो तो इंसान है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो कठिनाई क्या क्या आती है? ये सारी कठिनाई है। वैश्विकता का अभाव होगा, माप नहीं कर सकते हैं, इंसानों का माप कर सकते हैं, इंसान का माप नहीं कर सकते। वो कितना प्रतिशत पिता है आपके, ये नहीं नाप सकते। कितना प्रतिशत भाई है, कितना प्रतिशत बहन है, कितना प्रतिशत एक स्टूडेंट है, तो माप का भाव है। इसलिए दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। क्या कहते हैं, वैश्विकता की समस्या यही है कि उसका माप नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या क्या है, वस्तुनिष्ठता, प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता। मतलब योग्यता इस बात की होनी चाहिए कि आप सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है
तथ्यों से संबंधित सामग्री के आधार पर कर पाए, लेकिन ऐसा सामाजिक घटना में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सामाजिक घटना में क्या है, वस्तुनिष्ठता जो है सामाजिक शोध में प्रयुक्त सामग्री संग्रहण का साधन नहीं है, स्वयं में एक साध है। वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु न होकर इसका स्वरूप अमूर्त होता है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ये बताया कि हमें एक वैज्ञानिक होने के नाते अध्ययन को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का अर्थ है साइंटिफिक, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बट होता क्या है, आप जो जिस मास का स्टडी करने जाते हैं उसमें वेरिएशन बहुत होता है, लेकिन नेचुरल फिनोमेना में वेरिएशन कम होता है। तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई क्यों होती है, उसको हम जान लेते हैं। वजह उसकी होती है कि रिसर्चर का बायसनेस, शोधकर्ता का बायसनेस होता है, पक्षपाती होना। शोधकर्ता भी इंसान है और वो कई बार भावनाओं में बह जाता है और शोध सही से नहीं हो पाता। और साथ साथ में वेरियस सोर्सेज ऑफ बायस सोर्स भी मिल जाता है। आप जिसका स्टडी करने जा रहे हैं वो आपको गलत सूचना दे दिया, आपको सही सूचना नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं प्राप्त होगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब रियल स्टडी नहीं प्राप्त होगा, रियल आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जब सारी चीजें गलत दी जा रही है आपको, तो स्टडी आपका कैसा होगा। जिस व्यक्ति से आप पूछने जा रहे हैं कि आप परीक्षा में क्यों फेल हुए या किसी भी विषय के बारे में, वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है। और दोषपूर्ण प्रश्नावली, फॉल्टी क्वेश्चन, प्रश्न भी आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर भी सही नहीं दे रहा सामने वाला जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे भी आपको दिक्कत आती है। जो सैंपल आपने लिया, बायस सैंपल भी होता है आपका। जो सैंपल यानी जिन जिन लोगों को आपने स्टडी करने के लिए कलेक्ट किया, जिस ग्रुप को, वो आपको सही से आंसर नहीं दे पा रहा है। तो इससे होगा क्या कि तथ्यों का संकलन दोषपूर्ण होगा, तो बायस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, तथ्यों की दोषपूर्ण विवेचना भी होगी, एनालिसिस ऑफ डेटा जो है ना वो भी बायस्ड होंगे, और जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण, तो नियम जो आपका बनेगा, जो आप निष्कर्ष निकालेंगे, वो भी बायस्ड होगा। और चूंकि भावनाएं होती हैं लोगों की, इमोशन जुड़ जाता है। अगर मान लिया आप जानना चाहें कि किसी पति पत्नी, एक खास सोसाइटी में पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो कोई बताएगा कि अच्छे नहीं है, तो जब आप स्टडी करने जाएंगे तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिविटी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नैतिक पक्षपात, मोरल प्रिजुडिस, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, कल्चर वहाँ का कैसा है, और सामान्य जनरल अंडरस्टैंडिंग भी लोगों की होगी, लोग जो है ना अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। शोधकर्ता के निजी स्वार्थ, पर्सनल इंटरेस्ट भी है शोधकर्ता का, उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी को गलत दिशा में भी ले जाता है। शीघ्र निर्णय, इमीडिएट डिसीजन के चक्कर में भी बहुत बार गलती हो जाती है। सामाजिक घटना की प्रकृति जटिल है, नेचर ऑफ सोशल फेना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण मतलब वस्तुनिष्ठता हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता दूं, वस्तुनिष्ठता एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें हम किसी भी घटना के बारे में एक
यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जानने की कोशिश करते हैं। नेचुरल फिनोमेना में ये आसान होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें सपोज के ये किताब जिस पे लिखी हुई है सोशल चेंज, तो वो कहेगा सोशल चेंज लिखा हुआ, सबका एक मत होगा। तो एक मत होगा तो दिस इज ट्रुथ एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन आप हमें ये बताएं कि दहेज लेने के क्या कारण है? सबका एक मत नहीं है, जबकि वैज्ञानिक को एक मत चाहिए। दहेज लेने के क्या कारण है? तो कोई कहेगा लोभी है, कोई कहेगा ये समाज की आवश्यकता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये एक मत, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिहेवियर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक और लॉजिक कंक्लूजन निकालना ऑब्जेक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव स्टडी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक तो तभी होगा जब इसका सही आंसर एक्यूरेट निकलेगा, एक्यूरेसी होगी। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैं फिर प्रयास करूंगा। थैंक यू।